In this session, we will discuss UPSC Civil Services Examination PYQ of 2025. Especially, we will discuss the question of section Indian polity and governance. लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड ये टेबल है। एंशियंट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर 1 क्वेश्चन, बेसिक साइंस 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 15 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 13 क्वेश्चन, जियोग्राफी 13 क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम 1 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस 1 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री 1 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री 8 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस 11 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 22 क्वेश्चन। पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन था बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस क्या हैं वो गिवन है, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन किस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल है। एंड लास्ट में पूछा गया है इन हाउ मैनी ऑफ द अबव रो इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। रो 1, 2 एंड 3 गिवन है और कितने रो में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो करेक्टली मैच है। रो 1, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, फंक्शंस इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यस ईडी का ये वर्क है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के इन्फोर्समेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वर्क अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो दिस इज नॉट राइट बिकॉज ईडी जो वर्क करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। सो रो 1 इज रॉन्ग। रो 2, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, फंक्शन इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, यस ये भी राइट है बिकॉज DRI जो होता है वो कस्टम एक्ट 1962 के प्रोविजंस को इन्फोर्स करता है। वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस ये भी राइट है बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही वर्क करता है। रो 2 इज करेक्ट। रो 3, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट DGSM, function carrying out big data analytics to assist tax officer for better policy and nabbing tax evaders, ये इसका फंक्शन नहीं है। इट वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क तो करता है बट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये नहीं आता है। सो रो 1 और 3 इसका रॉन्ग है, ओनली रो 2 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो राइट है। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। रो 1, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ED is responsible for enforcing the Fugitive Economic Offenders Act 2018 as per the Ministry of Finance. ED फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग ही इसको वर्क करना होता है। जबकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है। यही वजह है कि रो 1 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रॉन्ग है। इट ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर वर्क करती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेंस रो 1 इज नॉट करेक्टली मैच। रो 2, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI enforce the provisions of the Custom Act 1962 and over 50 other allied acts including the Arms Act, NDPDS, COFE, Wildlife Act and Antiquities and Art Treasure Act। इन सभी एक्ट को ये इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट फंक्शंस अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स विच इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेंस रो 2 इज करेक्टली मैच। रो 2 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो करेक्टली मैच है बिकॉज DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो होता है वो कस्टम एक्ट 1962 के प्रोविजंस को इन्फोर्स करता है एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही वर्क करता है। थर्ड रो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट कम्स अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर तो आता है बट ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर वर्क नहीं करता जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है।
ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंदर वर्क करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग IT systems फॉर कस्टम्स, GST एंड सेंट्रल एक्साइज टू एनहांस efficiency, transparency and ease of doing business. Hence, row third is not correctly matched. So, correct answer will be A, only one. Next question. With reference to the Indian polity, consider the following statement. यहाँ पर 3 statements given है and next इसमें जो पूछा गया which of the statement given above are correct. इन statement में से कौन सा statement correct है ये आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ। यस, कोई भी ऑर्डिनेंस सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है। सेकंड, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज द फंडामेंटल राइट। नो, ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकता। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। यस, ऑर्डिनेंस बैक डेट से भी कम इफेक्ट हो सकता है। Statement 1 and 3 right, but statement 2 is not right. Now let's discuss the detail of this question. Statement 1. An ordinance issued under Article 123 by the President or Article 213 by the Governor has the same force and effect as an act of Parliament or state legislature. आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है या फिर आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, इस ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो सेम वैसा ही होता है जैसा कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए एक्ट का होता है। इट कैन अमेंड और रिपील एग्जिस्टिंग लॉ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ऑर्डिनेंस एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यही वजह है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। Now discuss statement second. Ordinance are law under Article 13 and must conform to fundamental right enshrined in the Part 3. Ordinance law है जो कि आर्टिकल 13 के अंडर आते हैं और फंडामेंटल राइट के साथ भी इनको कंपेयर करके देखा जाता है। सिंस आर्टिकल 13 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ दैट इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनेंस कैन नॉट वायलेट देम। आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंजिंग नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस इशू प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू नहीं कर सकते जिससे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। Statement 3. Legislative power, whether through an act or an ordinance, generally includes the power to retrospective legislation, except in the case of criminal law, where Article 21 prohibits retrospective penalties. The Supreme Court has affirmed that ordinance making power is coextensive with legislative power. Hence, Statement 3 is correct. It means Statement 3 में जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डिनेंस बैक डेट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है। दिस इज ट्रू। So correct answer is C, 1 and 3 only. Next question. Consider the following pairs. यहाँ पर स्टेट गिवन है और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन गिवन है। 3 स्टेट यहाँ पर है, 3 डिस्क्रिप्शन उनका गिवन है। लास्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। पेयर 1, अरुणाचल प्रदेश। द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। यस, दिस इज राइट। स्टेट और इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है ये बिल्कुल सही है। सेकंड, Nagaland, the state come into existence on the basis of a constitutional amendment act. This is wrong because ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेस पर इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। पेयर 3, त्रिपुरा। Initially a part C state, it became a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained the status of a full-fledged state. Yes, this pair is correct because त्रिपुरा स्टेट जो है इनिशियली ये पार्ट से स्टेट हुआ करता था, बाद में इसको यूटी बना दिया गया एंड उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एट 1956 के अकॉर्डिंग फुल फ्लैड स्टेटस इसको गिवन किया गया। सो 1 और 3 पेयर करेक्ट है बट सेकंड पेयर इसका करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दीज पेयर्स। पेयर 1, Ida Fort in Ida Nagar town is one of the most important historical sites in Arunachal Pradesh. ईडा नगर टाउन में एक ईडा फोर्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश में,
The name literally means fort of bricks, bricks being called Ida in the Assamese language. It also lent its name to the city Itanagar. बिकॉज यहाँ जो फोर्ट बना हुआ है ब्रिक्स यानी ईटा का बना हुआ है, यही वजह है कि इस सिटी का नाम ईटानगर पड़ गया। अरुणाचल प्रदेश हैज टू नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के अंदर टू नेशनल पार्क हैं, नामदाफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। हेंस पेयर वन इज करेक्टली मैच। पेयर वन के अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यही वजह है कि पेयर वन इसका करेक्टली मैच है। पेयर सेकंड, नागालैंड फाउंड बाय स्टेट ऑफ नागालैंड एट 1962। नागालैंड स्टेट जो फॉर्म किया गया वो स्टेट ऑफ नागालैंड एट 1962 के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये रॉन्ग है। However, at the same time, the Constitution 13th Amendment at 1962 was introduced to introduce Article 371A, which grant special status to Nagaland. नागालैंड को स्पेशल स्टेटस गिवन करने के लिए 1962 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंग नागालैंड को स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया, protecting its unique religious, social, customary, and land-related practices from interference by the Indian Parliament without the state's legislative assembly's consent। आर्टिकल 371 ए के अंडर जब इस स्टेट को स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया, इसलिए गिवन किया गया सो दैट नागालैंड की जो यूनिक रिलीजियस, सोशल एंड कस्टमरी एंड लैंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको इंडियन पार्लियामेंट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट किया जा सके। हेंस पेयर टू इज नॉट करेक्टली मैच। यही वजह है कि पेयर टू इसका करेक्टली मैच नहीं है। पेयर थ्री, द रॉयल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंडेड व्हेन इट एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन ऑन अक्टूबर 15, 1949। त्रिपुरा के अंदर पहले रॉयल रूल हुआ करता था, बट त्रिपुरा ने 15 अक्टूबर 1949 में अपने आप को इंडियन यूनियन के साथ एक्सीड कर लिया। द रीजन साइन मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया मेकिंग त्रिपुरा अ पार्ट सी स्टेट। यहाँ पर जब इंडिया के साथ इसको मर्जर एग्रीमेंट इसके लिए किया गया, उस टाइम पर अ, ये एक पार्ट से स्टेट हुआ करता था इंडिया का। इन नवंबर 1956 ड्यूरिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा बिकेम अ यूटी। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग त्रिपुरा एक यूटी बना दिया गया। इट मीन्स पहले यहाँ पर रॉयल रूल हुआ करता था, उसके बाद एक मर्जर एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया गया। 1956 में इसको यूटी बनाया गया। द त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल was dissolved on July 1, 1963 and a legislative assembly was formed with existing members। 1963 में त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल को डिसॉल्व किया जाता है, बिकॉज ये एक यूटी था और यही वजह है कि यहाँ पर त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल हुआ करते थे। 1963 में इसको अबोलिश करके यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म की जाती है। त्रिपुरा बिकम फुल फ्लैड स्टेट ऑन जनवरी 21, 1972 थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971। 1972 में त्रिपुरा को फुल फ्लैड स्टेट बना दिया जाता है और इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 का यूज करके इसको फुल फ्लैड स्टेट मेकिंग कर दिया जाता है। हेंस पेयर थ्री इज करेक्टली मैच। यह वजह पेयर थ्री इसका करेक्टली मैच है। जो भी इन्फॉर्मेशन पेयर थ्री के अंदर दी हुई है डिस्क्रिप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: द इंटर स्टेट काउंसिल, the National Security Council, Zonal Council। How many of the above were established as per the provisions of the Constitution of India? इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किए गए हैं? इंटर स्टेट काउंसिल ये 100% कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल इससे रिलेटेड आर्टिकल है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है। जोनल काउंसिल ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है। ओनली वन जो फर्स्ट पार्ट है वही इसका करेक्ट है। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन वन, इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी created to foster coordination between states and between the center and states
और स्टेट्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने के लिए एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कोऑर्डिनेशन को फोस्टर करने के लिए इंडिया में इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया। सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज फाउंड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू फॉर्म किया गया है। नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं है, हेंस ऑप्शन सेकंड इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट नहीं है। नाउ डिस्कस अबाउट जोनल काउंसिल। सेट अप अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एट 1956 एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में जोनल काउंसिल्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एट 1956, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रहा है, इसके थ्रू इसको स्टेब्लिश किया गया। सिंस दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दे आर क्लासिफाइड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज। कोई भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज। हेंस ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 भी इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres that the governor of a state act in his her own discretion. Yes, statement is right because Constitution के अंदर मेंशन है कि गवर्नर his her own discretion के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। Yes, statement is right. Second, the President of India can of his her own reserve a bill passed by state legislature for his her consideration without it being forwarded by a governor of the state concerned. सेकंड स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल को रिजर्व कर सकता है विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर। नो, दिस इज नॉट राइट। जब तक गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक प्रेसिडेंट उस बिल के रिगार्डिंग कोई एक्शन टेकिंग नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट मीन्स only statement 1 is right. Let's discuss the detail. Statement 1. Article 163(1) provide for a council of ministers to aid and advise the governor, except in matter where the constitution require the governor to act at their discretion. आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, बट गवर्नर के लिए कुछ डिस्क्रेशनरी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन की गई है। Article 162 further state that if any question arise as to whether a matter fall within the governor's discretionary power, the governor's decision is final. कोई भी मैटर गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर के अंदर आएगा या फिर उस मैटर से रिलेटेड गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस करना होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है देन गवर्नर का डिसीजन ही इसमें फाइनल होगा। Hence the constitution does not explicitly recognize and Hence, the Constitution does explicitly recognize and provide for the governor's discretionary power. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, आर्टिकल 200 गवर्नर हैज द ऑथोरिटी टू रिजर्व सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 2 इसलिए रॉन्ग है बिकॉज आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर को अथॉरिटी गिवन किया गया है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इंडिपेंडेंटली टेक अप अ स्टेट बिल अनलेस इट हैज फर्स्ट बीन रिजर्व्ड एंड फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि प्रेसिडेंट गवर्नर के द्वारा विदाउट रिजर्व अ बिल किसी बिल के रिस्पेक्ट में कोई एक्शन टेकिंग कर सकता है। प्रेसिडेंट तभी बिल पर एक्शन टेकिंग कर सकता है जब उसको गवर्नर के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स गिवन है 1 2 3। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। कितने पेयर इसमें से करेक्ट हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट स्टेटेड अंडर पेयर 1 separation of judiciary from executive in the public service of state stated under the directive principle of state policy। डीपीएसपी के अंदर ये प्रोविजन किया गया। यस, दिस इज राइट बिकॉज डीपीएसपी के अंदर ये मेंशन है कि स्टेट का ये ड्यूटी होगा कि वो
जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन के लिए एक्ट करे। पेयर सेकंड, वैल्यू एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर स्टेटेड अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, दिस इज राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये मेंशन है कि एवरी सिटीजन का ड्यूटी होगा कि वो रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर को वैल्यू एंड प्रिजर्व करे। पेयर थ्री, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज स्टेटेड अंडर फंडामेंटल राइट्स। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। आर्टिकल 24 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि 14 ईयर के बिलो एज के चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट गिवन नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिशन उनके लिए किया गया है। सो ऑल पेयर्स आर करेक्ट। So let's discuss the question in detail. Pair 1, separation of judiciary from the executive in the public services of state, directive principle of state policy. Article 50 of Part 4 DPSP clearly state that state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. डीपीएसपी आर्टिकल 50 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि ये स्टेट का ड्यूटी होगा कि वो स्टेट के पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए वर्क करेगा। दिस डायरेक्टिव सर्व एज अ फंडामेंटल गाइड फॉर इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करने के लिए इस तरह का प्रोविजन किया गया है। हेंस पेयर 1 इज करेक्ट। पेयर 1 करेक्ट है। पेयर सेकंड है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंप्लीट कल्चर फंडामेंटल ड्यूटी। Article 51A located in Part 4A outline the fundamental duties of citizens। सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 14A के अंडर प्रोविजन की गई हैं जो कि पार्ट 4 के अंदर मेंशन है। स्पेसिफिकली क्लॉज F of this article emphasizes that it is the duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of our composite culture। आर्टिकल 51A के अंडर वेरियस पार्ट हैं सिटीजन्स के लिए, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, बट क्लॉज एफ के अंदर ये मेंशन किया गया है कि इंडिया के एवरी सिटीजन का ये ड्यूटी होगा कि वो रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करे, वैल्यू गिवन करे। हेंस पेयर सेकंड इज करेक्टली मैच। पेयर सेकंड करेक्टली मैच है। पेयर थर्ड, prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories fundamental right। Yes, this is right। Article 24, which is part of Part 3 of the Constitution under fundamental rights, prohibit the employment of children under the age of 14 in factories, mines or any other hazardous occupations। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 24 के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, कि 14 ईयर से बिलो एज के चिल्ड्रन के लिए फैक्ट्रीज, माइंस और एनी अदर हजार्डस ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज नहीं किया जाएगा। इट अफर्म द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। हेंस पेयर 3 इज करेक्टली मैच। पेयर 3 करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑल द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट गिवन है। With reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as a scheduled area under the 5th schedule, the state government lost its executive power in such areas and a local body assume total administration। दिस इज रॉन्ग। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर किसी स्टेट के अंदर एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor। गवर्नर के रिकमेंडेशन के बेस पर यूनियन गवर्नमेंट क्या शेड्यूल एरिया के अंदर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग कर सकता है? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, पैराग्राफ 2 ऑफ द 5th शेड्यूल affirms that the state executive power extend to scheduled areas। 5th शेड्यूल के अंडर जो प्रोविजन किया गया पैराग्राफ 2 के अंदर, ये अफर्म करता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर उस शेड्यूल एरिया तक एक्सटेंड हो जाएगी। इट मीन्स शेड्यूल एरियाज में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो जाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। जबकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पावर का लॉसिंग से रिलेटेड लिखा हुआ है, एक्सटेंड होती है पावर।
While the governor has a special power, such as modifying law and establishing a tribe advisory council, but do not nullify the state authority. गवर्नर को भी ये स्पेशल पावर गिवन की गई है कि वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को इस्टेब्लिश करने के लिए लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, बट स्टेट की अथॉरिटी को यहाँ पर नलीफाई कभी नहीं किया जाएगा। इट मीन्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर एक्सटेंड हो जाती है, लॉस नहीं होता है। इवन अंडर पीसा विच एम्पावर ग्राम सभा एंड लोकल बॉडीज, द स्टेट कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। पीसा एक्ट के अंडर भी जहां ग्राम सभा एंड लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाता है, स्टेट अपने जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो फिफ्थ शेड्यूल के फ्रेमवर्क के अंडर कंटिन्यू रखता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2, paragraph 3 of the fifth schedule allow the union to issue directions to the state regarding the administration of scheduled areas but does not permit it to take over total administration। फिफ्थ शेड्यूल के पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओनली डायरेक्शन इशू करता है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग करने के लिए यहाँ पर परमिट गिवन नहीं की गई है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल एरियाज का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। Such a takeover would require invocation of Article 356 under President rule, which is a separate constitutional mechanism and not a provision under the fifth schedule। शेड्यूल्ड एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का टेक ओवर तभी हो सकता है अगर उस एरिया में प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज किया गया है। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नॉट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स गिवन है, लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट में यूनियन मिनिस्ट्री गिवन है, एंड लास्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। कितने पेयर इसमें करेक्टली मैच है। ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज रॉन्ग। सेकंड कोर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज कोर बोर्ड जो आता है वो MSME के अंदर आता है। थर्ड नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ministry, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, this is also wrong। So all the pair are wrong। Let's discuss the detail of this question। Pair 1, National Automotive Board, NAB, set up to promote and develop the automotive sector in India। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड इंडिया में ऑटोमोटिव सेक्टर को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया। फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेंस पेयर 1 इज नॉट करेक्ट। पेयर सेकंड, द कोयर बोर्ड, अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोयर एंड कोयर प्रोडक्ट इन इंडिया। इंडिया में कोयर प्रोडक्ट एंड कोयर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए कोयर बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कोयर बोर्ड इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आता है, ये MSME के अंदर आता है। थर्ड ऑप्शन, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, NCTI, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस। ये ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ऑल पेयर्स आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 1, लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। नंबर 2, extent of the executive power of a state। Number 3, conditions of the governor's office for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the state is required before presenting the bill to the president of India for assent।
अबव जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए अ, अ, किन-किन कंडीशन के अंदर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफिकेशन की नीड होगी। इट मीन्स 1, 2 एंड 3 के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, इनमें से किस सब्जेक्ट्स को अमेंड करने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट इट मीन 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल के अंदर लिस्ट वन में जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है, इनको अगर अमेंड करना है, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन की नीड होगी, बिकॉज ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। नंबर टू, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को अगर एक्सटेंड करना है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट करने के लिए भी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन की नीड होगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड कंडीशन में अमेंडमेंट अगर करना है, देन इस केस में रेटिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द ऑप्शंस इन डिटेल। ऑप्शन वन, Union list. List 1 of the 7th schedule. This subject clearly falls within the scope of the provision to Article 368 to ऑप्शन वन, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल 368(2) के प्रोविजन के अंडर मेंशन किए गए हैं। और आर्टिकल 368(2) के अंदर जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट किए जाते हैं, उन सब्जेक्ट पर एट लीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन की नीड होती है। Constitutional amendment appeared in the list in the 7th schedule must be ratified by at least half of state legislature. Any amendment to distribution of legislative power between the union and the state an essential feature of Indian federalism and thus requires such ratification. यूनियन एंड स्टेट के बिटवीन अगर लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, तो ये इंडियन फेडरलिज्म के एक एसेंशियल फीचर से रिलेटेड मैटर है। और इसके लिए एट लीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन की नीड होगी। हेंस ऑप्शन वन इज करेक्ट। ऑप्शन टू, अमेंडमेंट टू एक्सटेंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सटेंड में अगर अमेंडमेंट करना है, देन इस अमेंडमेंट के लिए 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। This provision to Article 368 specifically includes change to Article 73 and 162, which define the extent of the executive power of union and state respectively. Because Article 368(2) के अंदर Article 73 and 162 में चेंजेस करने के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 73 यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 162 स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है। इन पावर के अंदर भी चेंज किए जा सकते हैं। इट मीन्स स्टेट और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में अगर चेंज करना है, तो इसके लिए आर्टिकल 368(2) के अकॉर्डिंग 50% स्टेट से भी रेटिफिकेशन की नीड होगी। Changes to these articles would directly impair the functional division between the center and state, making state ratification a constitutional necessity. Because यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर को अगर चेंज करना है, तो ये एक तरीके से सेंटर और स्टेट की जो फंक्शनल डिवीजन है, डायरेक्टली उसको अफेक्ट करेगा। और यही वजह है कि इस तरह के बिल्स को पास करने के लिए 50% स्टेट का रेटिफिकेशन का नीड होगा। हेंस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट होगा। ऑप्शन थ्री, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस डज नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन। गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड अगर गवर्नर के ऑफिस के कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है, इसके लिए स्टेट रेटिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। प्राइमरली गवर्नड बाय आर्टिकल 158 एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर ऑफिस की कंडीशंस मेनली आर्टिकल 158 एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न की जाती हैं। These provisions are not mentioned in the provision to Article 368(2), and amendment to them are not considered to affect the federal structure in a way that would necessitate ratification by state. Governor office की conditions however आर्टिकल 158 एंड सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती हैं। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न की जाती हैं। बट इन
मैटर्स पर अमेंडमेंट करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और आर्टिकल 368(2) के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट नहीं किए जाते हैं और यही वजह है कि स्टेट रेटिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। 50% स्टेट रेटिफिकेशन की नीड तभी होगी जब किसी भी अमेंडमेंट को आर्टिकल 368(2) के अकॉर्डिंग किया जाएगा। देयरफॉर सच चेंजेस कैन बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट थ्रू अ स्पेशल मेजॉरिटी अलोन। गवर्नर ऑफिस की कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर चेंज किया जा सकता है। हेंस ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। नंबर 1, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोड फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। गवर्नर अपनी पावर एंड ड्यूटीज के परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के बिफोर। यस, दिस इज ट्रू, वो आंसरेबल नहीं है। सेकंड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस। गवर्नर के टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग किसी भी टाइप का क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3, members of a state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house. MLA, member of state legislative assembly, हाउस के अंदर अगर कुछ भी एनीथिंग अगर सेड यानी कहा है उन्होंने या प्रोसीडिंग उनकी जो भी है, उनके अगेंस्ट किसी भी टाइप का एक्शन टेकिंग नहीं किया जाएगा। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Statement 1, the governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duty of their office. गवर्नर अपने ड्यूटीज एंड पावर के परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइज के लिए किसी भी कोर्ट के बिफोर आंसरेबल नहीं है। दिस इज ट्रू। अंडर आर्टिकल 361(1), द गवर्नर एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी फॉर ऑफिशियल एक्ट। गवर्नर जो भी ऑफिशियल एक्ट करता है आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग उसे जुडिशियल स्क्रूटिनी से इम्यूनिटी मिला हुआ है। इट मीन्स कोई भी जुडिशियल एक्शन उसके अगेंस्ट टेकिंग नहीं किया जा सकता। दिस इंश्योर द गवर्नर कैन डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज विदाउट फियर और पर्सनल लिटिगेशन। ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज गवर्नर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को विदाउट फियर और पर्सनल लिटिगेशन डिस्चार्ज कर सके। हाउ एवर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी जुडिशियल रिव्यू। गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस होते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट गवर्नर के एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग किसी भी टाइप का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361(2) प्रोवाइड एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू द गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाइल इन ऑफिस। गवर्नर जब ऑफिस पर होता है देन उस केस में उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग गवर्नर के अगेंस्ट किसी भी टाइप का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किया जा सकता। दिस सेफगार्ड प्रिजर्व द डिग्निटी एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये प्रोविजन इसलिए किया गया ताकि गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग एंड डिग्निटी को प्रिजर्व किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, एमएलए आर नॉट लिएबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। एमएलए के द्वारा हाउस के अंदर जो भी कहा गया है दे आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए वो लायबल नहीं है। आर्टिकल 194(2) ग्रांट देम कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द हाउस एंड इट्स कमिटीज। आर्टिकल 194 एमएलएच को हाउस के अंदर जो भी इन्होंने किया है या कहा है उससे कंप्लीट फ्रीडम उन्हें ग्रांट की गई है। दिस प्रोटेक्शन इंश्योर लेजिस्लेटर्स कैन स्पीक एंड वोट विदाउट फियर और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फोस्टरिंग इनहिबिटेड लेजिस्लेटिव डिबेट। हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गिवन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। हमें बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 इनमें से कौन सा कंडीशन सही है जो बिलो गिवन की गई है। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स even though such minerals are located in their territories. This statement is wrong because रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर गिवन की जाती है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। स्टेट के पास पावर है कि वो माइनर मिनरल के एक्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कंसेशन गिवन करने के लिए यहाँ पर रूल मेकिंग कर सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर गिवन की गई है कि वो माइनर मिनरल्स से रिलेटेड कोई रिलेवेंट लॉ नोटिफाई कर सकती है। यस, दिस इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 is not correct, but statement 2 is correct. Let's discuss the explanation of statement 1 and statement 2. Statement 1. Under section 15(1) of Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, state government are empowered to make rules for the grant of concession related to minor minerals within their territory. अपने टेरिटरीज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को यह राइट है कि वो माइनर मिनरल्स से रिलेटेड कंसेशन ग्रांट करने के लिए रूल मेकिंग कर सकती है, जबकि स्टेटमेंट 1 के अंदर इसका अपोजिट लिखा हुआ है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2, एज पर सेक्शन 3 ऑफ MMDR एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई एनी मिनरल एज अ माइनर मिनरल थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह राइट है कि किसी भी माइनर मिनरल को किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिनरल नोटिफाई कर सकती है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट गिवन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, if any question arises as to whether a member of House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers, Union Ministers shall be final. This statement is wrong. 10th schedule के अकॉर्डिंग किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। ओनली लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर होती है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। Statement 2, there is no mention of the word political party in the Constitution of India. Constitution of India में political party word mention नहीं है। This is also wrong because Constitution में political party word mention है। So let's discuss both statement in detail. Statement 1 is wrong. Under paragraph 6(1) of 10th schedule anti-defection law, the authority to decide on such disqualification lies with the Speaker of the Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha, not the President. 10th शेड्यूल के अंदर किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन के लिए ओनली स्पीकर ऑफ द लोकसभा पावर रखता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द डिसीजन इज फाइनल अंडर द शेड्यूल, इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड सच एज मॉडिफाइड्स और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो फाइनल डिसीजन टेकिंग किया जाता है किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कि लोकसभा स्पीकर के पास है, ये भी जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये ग्राउंड यहाँ पर देखा जाएगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है वो मॉडिफाइड और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल तो नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। The president role in disqualification matter arise only in case under Article 102 and even then only on receiving the opinion of the Election Commission, not the Council of Ministers. Article 102 के अकॉर्डिंग मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, बट इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही ऐसा होगा। इट मीन्स प्रेसिडेंट मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके लिए रिकमेंड नहीं कर सकती। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2,
While the original Constitution of 1950 did not mention the term political party, the term was explicitly introduced by the 52nd Amendment Act 1985 through the insertion of the 10th schedule, which deal with disqualification due to defection. 1985 में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 1985 से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी टर्म मेंशन नहीं था, बट 1985 में जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी टर्म मेंशन किया गया। 10th शेड्यूल आउटलाइन द कंडीशन अंडर विच अ मेंबर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पार्टी। 10th शेड्यूल के अंदर कुछ कंडीशंस आउटलाइन की गई जिसमें किसी मेंबर को पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्टेड, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, डिफेक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी स्विच करता है, उसमें कंडीशंस यहाँ पर गिवन की गई हैं। देयरफॉर इन दिस अमेंडमेंट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कंटेन एंड डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल पार्टी। 52nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया। हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द रेजोल्यूशन। यस, दिस इज ट्रू। लोकसभा का अगर रेजोल्यूशन हो जाता है, देन स्पीकर इमीडिएटली सीट वैकेट नहीं करता जब तक कि न्यू लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग नहीं होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लोकसभा का अगर कोई भी मेंबर स्पीकर बनता है, देन उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली रिजाइन करनी होगी। क्या ऐसा प्रोविजन है? नो, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। स्टेटमेंट 3, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड के अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें ये थोड़ा डाउट है, अभी डिस्कस करेंगे आगे। स्टेटमेंट 3, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। स्पीकर को रिमूव करने के लिए लोकसभा में जितने मेंबर हैं, एक मेजॉरिटी के हिसाब से मोशन पास कराना होता है, और इस मोशन के बिफोर 14 डेज का प्रायर नोटिस गिवन किया जाता है। यस, दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट इन डिटेल। Statement 1, on resolution of the House of the People, the Speaker does not vacate their office until immediately before the first meeting of the newly constituted House of the People। हाउस का अगर रेजोल्यूशन होता है, स्पीकर इमीडिएटली सीट वैकेट नहीं करता है जब तक कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस की फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट नहीं होती है। इट प्रोविजन इन आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 94 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा स्पीकर को सीट वैकेट नहीं करना है। It ensures continuity in the functioning of the Speaker's office even after the Lok Sabha has been dissolved, typically presided over by Speaker pro tem until a new Speaker is elected। जब तक एक न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक लोकसभा स्पीकर एक स्पीकर प्रो टेम के फॉर्म में वर्क करता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल अपॉन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर टू रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी। रॉन्ग, उसको पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करने की कोई नीड नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कोई लोकसभा का मेंबर स्पीकर बन गया और उसको पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना होगा। स्टेटमेंट सेकंड जो लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। The Constitution imposes no such requirement. While the office of the Speaker is expected to function with neutrality and impartiality, there is no constitutional or legal mandate that requires resignation from the political party. In fact, 10th Schedule Anti-Defection Law expressly exempt the Speaker as well as the Deputy Speaker and Deputy Chairman from disqualification in the event they voluntarily give up membership of their political party after assuming office। कोई भी मेंबर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वॉलंटरी तरीके से गिव अप करता है,
देन उसका वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। बट स्पीकर को यहाँ एग्जेम्प्ट किया गया है। स्पीकर लोकसभा स्पीकर बनने के बाद अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी गिव अप करता है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा 10th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किया गया है। दिस प्रोविजन इनेबल देम टू एक्ट इम्पार्शियली, but resignation remain a matter of convention rather than compulsion. Hence, statement second is not correct. Statement second correct नहीं है। Statement 3, under Article 94C, the speaker may be removed by a resolution passed by an effective majority. That is a majority of the total current membership of लोक सभा। लोकसभा की जो करंट मेंबरशिप है, मेजोरिटी के हिसाब से स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिमूव किया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी की नीड होती है। एटलीस्ट 14 डेज प्रायर नोटिस मैंडेटरी। इसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस मैंडेटरी है। हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पार्डनिंग पावर है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। दिस इज राइट। स्टेटमेंट सेकंड, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के विदाउट वो इस पावर का एक्सरसाइज कर सकता है? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही उसको वर्क करना होता है। अगर उसको पार्डन करना है तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस उसको एक्सेप्ट करनी होंगे। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। So let's discuss the detail of these statement. Statement 1, pardoning power given to president under Article 72 is an executive function. The Supreme Court has made it clear that this power is not absolute. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग पार्डनिंग पावर मिला हुआ है, जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया हुआ है कि ये पावर एब्सोल्यूट भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इज परमिसिबल इफ इट इज चैलेंज्ड दैट द डिसीजन वाज टेकन arbitrarily, in bad faith, without proper application of mind, or influenced by irrelevant or extraneous consideration. However, such review is limited. पार्डनिंग पावर से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और यहाँ पर जुडिशरी को देखना होता है कि जो भी पार्डनिंग गिवन किया गया है वो आर्बिट्रेली, इन बैड फेथ, विदाउट विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इस तरह से तो नहीं किया गया है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, president can exercise this power without the advice of the central government. No, this is wrong. Under Article 74(1), the president is constitutionally bound to act in accordance with the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. आर्टिकल 74(1) के अंडर प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्सरसाइज्ड बाय बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्डनिंग पावर जो आर्टिकल 72 के अंडर गिवन की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये भी एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में किया जाता है। प्रोसेस, पार्डनिंग पावर या पार्डन किस तरह से प्रेसिडेंट गिवन करता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्रोसेस मर्सी पिटिशन एंड फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पिटिशन फॉरवर्ड करता, मर्सी पिटिशन फॉरवर्ड करता है प्रेसिडेंट के बिफोर। Therefore, the president does not exercise this power independently but act on the advice of the central government in conformity with the constitutional provision. Hence, statement second is not correct. Statement second correct नहीं है. So, the correct answer is A, 1 only. Next question. Consider the following statements about Lokpal. Lokpal से related ये statements हैं. Number 1. The power of Lokpal applies to public servant of India but not to the Indian public servant posted outside India. This statement is wrong. देखो, लोकपाल की जो पावर होती है वो इंडिया का आउटसाइड जो पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड हैं उन पर भी अप्लाई होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी चेयरपर्सन।
इस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है कि एमएलए और एमपी लोकपाल के मेंबर या चेयरपर्सन नहीं हो सकते। यस, दिस इज राइट। बट यहाँ पर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका मेंबर हो सकता है, चाहे वो रिटायर्ड मेंबर है या फिर इनकम्बेंट मेंबर है, वो इसका चेयरपर्सन हो सकता है। दिस पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड हाफ पार्ट राइट। स्टेटमेंट टू का जो हाफ पार्ट है कि कोई भी एमपी एंड एमएलए लोकपाल का चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकता। यस, ये सही है। बट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन बन सकता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनी रिटायर्ड जज इसका चेयरपर्सन बन सकता है। सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। स्टेटमेंट थ्री, द चेयरपर्सन और अ member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as case may be। स्टेटमेंट थ्री के अंदर कहा गया है कि चेयरपर्सन की जो एज होगी वो 45 ईयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। यस, दिस इज राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट फोर, लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लोकपाल एलिगेशंस को इंक्वायर नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो इंक्वायरी कर सकता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली थ्री। स्टेटमेंट वन, टू एंड फोर आर नॉट करेक्ट। So let's discuss all the statement in detail. Statement 1. The power of the Lokpal applies to public servant of India, but not to Indian public servant posted outside India. This is wrong. स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि लोकपाल की जो पावर है वो पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया पर अप्लाई है, बट पब्लिक सर्वेंट जो आउटसाइड इंडिया पोस्टेड है उन पर अप्लाई नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेक्शन 14(1)(f) of the Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 expressly include within its ambit any individual who is or has been a director, manager, secretary, or other officer of a society, association of persons, or trust, whether registered or not, receiving substantial foreign contributions or domestic donations, regardless of where they are located। इन सभी के ऊपर लोकपाल पावर अप्लाई की जा सकती है। Act cover all categories of public servant, including those serving under the union government, whether posted within India or abroad. Hence, statement one is not correct. Statement one correct नहीं है। Statement second, the chairperson or a member shall not be an MP or MLA of any state or UT, and only the CJI, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. This is wrong. Section 33A of Act really bar MP and MLA from serving as the chairperson or member of the Lokpal। स्टेटमेंट सेकंड का हाफ पार्ट सही है। कोई भी एमएलए या एमपी लोकपाल का चेयरपर्सन या मेंबर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट हाफ पार्ट सही है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो रॉन्ग है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32A, द चेयरपर्सन कैन बी अ करंट और फॉर्मर सीजेआई, अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज or an eminent person of the impeccable integrity with at least 25 years of experience in the areas such as anti-corruption policy, public administration, law और मैनेजमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, फॉर्मर सीजेआई, एमिनेंट पर्सन, वो भी लोकपाल का चेयरपर्सन बन सकता है। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट थ्री, the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age। yes, this is true। सेक्शन 33C ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। हेंस स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट। स्टेटमेंट फोर, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग पीएम। फॉल्स, ये फॉल्स है। सिटिंग पीएम के अगेंस्ट भी लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है। लोकपाल and Lokayu Act 2013 does bring the PM under its jurisdiction. However, Section 14(1)(a) lay down specific exceptions and procedural safeguard। सेक्शन 14(1)(a) के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन किए गए हैं सिटिंग पीएम के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए। इंक्वायरीज कैन नॉट बी मेड इनटू एलिगेशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर पर जो एलिगेशन लगे हैं इंक्वायरी नहीं की जा सकती। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एलिगेशन इंक्वायरी नहीं की जा सकती। बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई एलिगेशंस पुट किया गया है देन लोकपाल इनका इंक्वायरी नहीं कर सकता।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस इम्पोज किए गए, इनका लोकपाल इंक्वायरी नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन 14(1)(a) के अंडर कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस एंड प्रोसीजरल सेफ गार्ड प्राइम मिनिस्टर को गिवन किए गए हैं। मोर ओवर, any such inquiry must be conducted in camera and can proceed only with the approval of the full bench of the Lokpal, with at least 2/3 of its member consenting. लोकपाल के टोटल मेंबरशिप का 2/3 कंसेंट गिवन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए, देन एलिगेशंस को इंक्वायर किया जाएगा। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, द लोकपाल इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट अ सिटिंग पीएम। हेंस स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 यहाँ पर गिवन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। इंटरमीडिएट लेवल की जो पंचायत हैं वो ऑल स्टेट के अंडर हैं। नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर मिडिल इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। प्रोविजन किया गया है कि किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन 20 लाख से लेस है, देन वहाँ पर इंटरमीडिएट पंचायत की कोई नीड नहीं है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड, to be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. No, only 21 years. So statement second is wrong. Statement 3, the chief minister of a state constitute a commission to review the financial position of panchayat. No, पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का राइट तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, बट फाइनेंस कमीशन के पास होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। So all statements are wrong. Now discuss the detail of these statement. Statement 1, panchayat at the intermediate level exists in all states. This is wrong. Article 243B inserted through the 73rd amendment at 1992 provide for a three-tier system of panchayat raj, village, intermediate and district level. Article 243B जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट एट 1992 में इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये 3-टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज प्रोवाइड करता है, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाउ एवर द प्रोविजन इंक्लूड अ क्लियर एक्सेप्शन। इस प्रोविजन के अंदर क्लियर एक्सेप्शन गिवन है। स्टेट विच हैज पॉपुलेशन लेस दैन 20 लाख आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एस्टेब्लिश पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। जिन स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से लेस है, उन स्टेट के अंदर इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत नहीं होता है, ऐसा एक्सेप्शन गिवन किया गया है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। यही वजह है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। नो, ऐसा नहीं है। ओनली 25 ईयर्स 21 ईयर्स नेसेसरी है। एज पर आर्टिकल 343F1A, minimum age for becoming a member at any level of panchayati raj system including the intermediate level is 21 year। पंचायती राज सिस्टम के किसी भी लेवल पर मेंबर बनने के लिए 21 ईयर एज फिक्स है, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट लेवल। हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 3, the CM of a state constitute a commission to review the financial position of panchayat at the intermediate level and to make a recommendation regarding the distribution of net proceeds of tax and duty. No, this statement is not correct. Article 243(1) mandate the governor of a state, not the CM, to constitute a finance commission at the end of every 5 years. आर्टिकल 243(1) के अकॉर्डिंग गवर्नर को मैंडेट किया गया है कि वो फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूट करे, जबकि ऑप्शन में जो गिवन किया गया था वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर गिवन किया गया था कि चीफ मिनिस्टर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसा नहीं है, ओनली गवर्नर ही फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। द कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल पर पंचायत के ऑल लेवल पर फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने का काम भी फाइनेंस कमीशन का होता है। हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।